Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. So, students, in the last lecture we have completed बैंक reconciliation statement and I hope वो टॉपिक अब आपको अच्छे से क्लियर है और उसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। इसीलिए अब आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एज यू ऑल नो दिस इज अ न्यूली एडेड टॉपिक इन द अकाउंट्स पोर्शन ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। एंड अगर किसी ने नोटिस करा हो तो जो प्रैक्टिकल पोर्शन था हमारा अकाउंटेंसी में वो ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है एक्सेप्ट पार्टनरशिप। सो आई थॉट कि अब थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन से ब्रेक ले लिया जाए और हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाए क्योंकि जितने भी टॉपिक्स जो न्यूली एडेड हैं अकाउंट्स में वो मोस्टली क्या है थ्योरी बेस्ड है, उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन इतना नहीं है जितना अभी तक हमने कवर करा टॉपिक लाइक लेजर जर्नल कैश बुक बैंक रिकंसिलिएशन एटसेट्रा। हम पार्टनरशिप को बाद में करेंगे जब हम ये सारे न्यू टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। और वैसे भी जिन स्टूडेंट्स ने पंचायत की तैयारी पहले भी कर रखी थी उनको थोड़ा बहुत आइडिया है अबाउट द पार्टनरशिप, पर ये जो और एडिशन हुई है इन द अकाउंटेंसी सिलेबस ये सबके लिए न्यू है। इसलिए लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर किसी को याद हो जब मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला टॉपिक करवाया था आपको, वहाँ पे आई टोल्ड यू अबाउट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक होती थी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग और थी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? इट इज़ एन अकाउंटिंग विच इज़ डन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों करते थे? ताकि हम बिजनेस की क्या जान पाए, फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें क्या देखते थे हम, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और अभी तक हम जितने भी टॉपिक्स कवर करते आ रहे हैं लाइक जर्नल लेजर देन ट्रायल बैलेंस देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब किसका पार्ट थी? ये थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट। बट आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये एक ऐसी अकाउंटिंग है जो हम किस लिए करते हैं, इन ऑर्डर टू नो दी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। हमारा मेन मोटिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का? ताकि हम क्या पता कर पाए कि हमें प्रोडक्ट बनाने की क्या कॉस्ट पड़ रही है। फाइनेंशियल में क्या देखते थे कि हमें अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या देखेंगे, हमारे प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ मेजर डिफरेंसेस लिखे हैं बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए बनती है, लाइक फ्रॉम योर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, दैट इज जैन टू दिसंबर। और कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में हमारा कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम जब मर्जी करें, अपनी मर्जी है हमारी, जब भी हम जानना चाहें कि हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ रहा है तभी हम कर देते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं है। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा एक सेट फॉर्मेट था जिसमें हम अलग से बनाते थे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, देन P&L अकाउंट बनाते थे, देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। हर एक का अपना अपना फॉर्मेट होता था। जैसे बैलेंस शीट में हमने बताया कि राइट हैंड साइड पे हमारे एसेट्स आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी लाइबिलिटीज आएंगी। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में हमारा कोई एक पर्टिकुलर सेट फॉर्मेट नहीं है, एक्सेप्ट अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, ये सब जो होंगी हमारी ये मोस्टली लार्ज फॉर्म्स करती होंगी। छोटे बिजनेस में तो सिंपली वो खुद ही बता देंगे कि हाँ ये चीज़ इतने की पड़ी, वो चीज़ इतने की पड़ी। बट ऐसे अगर मेजरली हम बात करें तो कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए, वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। देन सबसे मेन पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसको दोनों यूज़ कर सकते हैं, योर इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। ये मैंने आपको बताए थे कौन कौन होते हैं। इंटरनल में हमारी आ जाती है मैनेजमेंट, देन एम्प्लॉयज़, देन अवर ओनर्स एट्सेट्रा। और एक्सटर्नल में आगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आ गई, देन हमारे इन्वेस्टर्स आ गए, देन हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स एट्सेट्रा। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में वी ओनली हैव इंटरनल यूजर्स। नो, इस चीज़ का रीज़न क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ इंटरनल यूजर्स ही क्यों हैं? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का अभी मैंने आपको बताया मेन मोटिव क्या है कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट पता कर पाएँ। अगर फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर कोई शॉपकीपर है, आप उसके पास कुछ खरीदने जा रहे हैं, वो आपको प्रोडक्ट बेचेगा, बट आप उससे आगे से ये क्वेश्चन तो पुट नहीं कर सकते ना कि बताइए आप तो मुझे चीज़ इतने की बेच रहे हैं, लेट्स से ₹10 की बेच रहा है वो आपको चीज़। अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे बताइए आप मुझे ये चीज़ 10 की बेच रहे हैं बट आपको कितने की पड़ी है, वो तो नहीं बताएगा क्योंकि उसने उसके बीच में कुछ प्रॉफिट भी सेट करके रखा होगा। लेट्स से उसने ₹8 कॉस्ट रखी थी, बट वो आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना क्या रखा है, प्रॉफिट मोटिव है उसका अपना कि मैं बेचूंगा आगे किसी को, अपनी मर्जी से बेचेगा वो। क्यों बताए वो आपको अपनी कॉस्ट? तो क्या कहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूजर्स होते हैं, बाहर के यूजर्स इसको लुकआउट नहीं कर सकते। देन वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हुई? ये एक ऐसी अकाउंटिंग है जो हम किस लिए करते हैं,
टू टेक दी मैनेजीरियल डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, हमने किसके लिए मैनेजीरियल डिसीजंस लेने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी होगी फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उनको आगे हम प्रॉपर एनालाइज करके जो हमने डिसीजंस लेने हैं बिजनेस के लिए, वो हम कहाँ पे लेते हैं, इन दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ये मैंने आपको बस मतलब बता दिया। बट नाउ मेन क्या है हमारे लिए, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। और वैसे भी ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये ग्रेजुएशन में एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो पूरा साल लग जाता है बच्चों को पढ़ने में, और आपको जेकेएसएसबी ने सिलेबस में डाल दिया है। इसमें से हार्डली आपको 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो इतना डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, बस ऊपर ऊपर से हम हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि क्या चीज़ क्या होती है। तो अब देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। यहाँ तो मैंने आपको एक मीनिंग बता दी कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं किस लिए, ताकि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता कर पाएँ। अकाउंटिंग क्या है, वही चीज़ जो हम करते थे पहले, रिकॉर्डिंग करना, ये सब, बस जो भी हम करेंगे यहाँ पे किसके रिलेटेड करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट के रिलेटेड। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा मेन मोटिव है इन ऑर्डर टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बट कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा मेन मोटिव मैंने आपको बता दिया। इन शॉर्ट आपको हमेशा क्या करना है, कॉस्ट का पता करना है कि इस प्रोडक्ट की हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। बट अगर पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ देखेंगे तो क्या कहेंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, टू असर्टेन दी टोटल कॉस्ट और दी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट जान पाएँ कि वो हमें प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, या फिर हम कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पड़ती है ₹10,000, और साथ ही साथ आपको पता है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिसकी कॉस्ट 10,000 पड़ रही है वो कितने हैं, हमारे 1000। देयरफॉर हम बता सकते हैं कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज़ ₹10। देयरफॉर वी कैन से कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें टोटल कॉस्ट का भी पता लगता है, दैट इज़ यहाँ पे होगा 10,000, और कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा ₹10। देन सेकेंड वन, टू असर्टेन दी सेलिंग प्राइस। जब आपको पता है कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको रुपीज़ लेट से 20 पर यूनिट पड़ रही है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, अब आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि हाँ ये 20 का तो मैं इसको 30 पे बेचूंगा, मीन्स आप सेलिंग प्राइस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देयरफॉर कॉस्ट अकाउंटिंग से हम सेलिंग प्राइस को भी असर्टेन कर सकते हैं। उसके बाद टू असर्टेन दी प्रॉफिट। ऑब्वियसली जब हमें कॉस्ट भी पता है, हम सेलिंग प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। और सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, जब हम देखेंगे कि हाँ हम इतना प्रॉफिट बीच में रखना चाहते हैं, लाइक ₹10, तो जब हम 20 में 10 ऐड करेंगे प्रॉफिट, देयरफॉर वी विल गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹30। तो ये आपस में ही रिलेटेड है, इससे कॉस्ट भी पता लग जाएगी, कॉस्ट पता है तो प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं, प्रॉफिट सेट करा तो सेलिंग प्राइस अल्टीमेटली हम सर्टेन कर पाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। देन अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल दी कॉस्ट। आगे सेपरेटली मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी रिगार्डिंग कॉस्ट कंट्रोल, ये उसमें देखेंगे, बस अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देन लास्ट वन, डिसीजन मेकिंग एंड बजट मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम करेंगे, हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है, तो उसके बेसिस पे हम डिसीजंस भी ले सकते हैं और आगे फर्दर फ्यूचर में बजट्स भी बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज सिंपली एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। कोई भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर हमें जितना भी खर्चा पड़ा, दैट इज अवर कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम पता कर पाएँ कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी। प्रोसेस बाय विच द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज ascertained। क्लियर। देन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फ्रॉम द वर्ड यू नो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। यही सब जब हम इनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी बुक्स में, किस चीज़ की, जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ascertain द कॉस्ट, दैट विल बी नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट कंट्रोल क्या है, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कंट्रोल दी कॉस्ट, एंड फ्रॉम द नेम ऑल्सो आपको पता लग रहा होगा कि कॉस्ट को क्या करना है, हमने कंट्रोल करना है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मैं पूरा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखूंगी कि मैं पूरी थ्योरी यहाँ पे लिख के बैठ जाऊंगी, हर एक चीज़ लाइन टू लाइन समझाऊंगी। नो, आई एम राइटिंग ओनली द की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे इन द फॉर्म ऑफ समरी नोट्स। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं आप इन्हीं को ही नोट डाउन कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट शुड नॉट गो बियॉन्ड बजट। अब इसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप हैं एक मैन्युफैक्चरर,
ठीक है, आपने गुड्स कोई मैन्युफैक्चर करने हैं, से यू आर मेकिंग दी टी शर्ट्स, आपका टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने का काम है, तो आपने अपने से पहले ही बजट बना के रखा है कि हमारी टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने का अप्रॉक्सीमेटली ₹10,000 तो पक्का लगेगा ही लगेगा, ठीक है। बट जैसे ही आपका एक्चुअल में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ टी शर्ट्स, आपकी टी शर्ट्स जैसे ही मैन्युफैक्चर हो गई, आपने क्या देखा, आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ₹12,000। बट फ्रॉम द बिगिनिंग आपने क्या डिसाइड करके रखा था कि आपका 10,000 बजट रहेगा, बट आपने देखा कि ये बजट से एक्सीड कर गया अमाउंट बाय ₹2,000, तो आप क्या ट्राई करेंगे कि वापस 12,000 को आप कहाँ पे ला पाए, ₹10,000। इस तरह से आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे कि वापस हमारी कॉस्ट कहाँ पे आ जाए, बजट तक आ जाए। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है, जब हम अपनी कॉस्ट को, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट को वापस दोबारा बजटेड कॉस्ट पे लाने की कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अब आपको समझ आ जाएगा, कॉस्ट शुड नॉट गो बियॉन्ड बजट। कोई भी कॉस्ट यहाँ पे जो है हमारी, जैसे 12,000, ये बजट के बाहर नहीं जानी चाहिए, मीन्स 10,000 तक ही रहनी चाहिए थी। फिर क्या करते हैं, मेजर्स टेकन टू गेट बैक टू द सेट स्टैंडर्ड, जो भी हमने पहले सेट रखा था अपना बजट, उसी के ऊपर वापस हम रीच कर पाए। सो दिस इज द कॉस्ट कंट्रोल। देन नेक्स्ट वन इज कॉस्ट रिडक्शन। नाउ अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब कॉस्ट रिडक्शन क्या है, जब आपने एक बार देख लिया ना कि हम हाँ अपने बजट पे रीच कर चुके हैं, दैट इज ₹10,000, अब इसके आगे भी फर्दर हम क्या करते हैं, कोशिश कि 10,000 भी क्यों हमारा खर्चा हो, हम इससे भी कोशिश करेंगे कि हमारे इससे भी कम कॉस्ट पड़े, प्रोवाइडेड कि हम चीज़ की कॉस्ट तो कम करने की कोशिश करेंगे, बट उसकी क्वालिटी पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं, अभी आप अपने बिजनेस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करते हैं जिसमें मैन पावर इन्वॉल्व होती है, बट आप क्या करते हैं, हम अब आप सोचते हैं नहीं हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें काम कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो हमने वर्कर्स को वेजेस देनी थी वो भी रिड्यूस हो जाएंगी, मैन पावर कम हो जाएगी, उनकी मेंटेनेंस, उनको जो हमने फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उन सबका कॉस्ट हमें कम पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी। दिस इज कॉस्ट रिडक्शन। बट कॉस्ट कंट्रोल में हमने देखा था कि जो हमारा बजट है, हमारे बजट के बियॉन्ड नहीं जाए, बट कॉस्ट रिडक्शन में क्या करते हैं, एक बार हमने अपना जो बजट था उसको अचीव कर लिया, फर्दर हम ट्राई करते हैं कि कॉस्ट हमें और कम पड़ जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मेजर्स टू रिड्यूस द कॉस्ट आफ्टर कॉस्ट कंट्रोल। एक बार आपने कॉस्ट कंट्रोल कर ली, उसके बाद फर्दर और मेजर्स लेते हैं जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, प्रोवाइडेड नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। बट प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई भी फर्क ना पड़े, मीन्स उसकी क्वालिटी कम ना हो जाए, क्योंकि ये तो नेचुरल है, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर्स आपके पास कम आएंगे, उनको पता है कि ये सामान अच्छा बेच ही नहीं रहे हैं हमें, तो हम क्यों जाएं इनके पास। तो हम कॉस्ट रिडक्शन इस वे में करेंगे कि हमारी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। देन कॉस्ट ऑडिट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, हम एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं कि वो हमारी जो भी हमने कॉस्ट अकाउंट्स को मेंटेन करके रखा है वो उनकी वेरिफिकेशन करे। किस तरह करेगा, कि वो देखेगा कि हमने प्रॉपर रूल्स और प्रिंसिपल फॉलो करे हैं वाइल मेंटेनिंग अवर कॉस्ट अकाउंट। सिंपली क्या है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर एनालाइज करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या पता कर पाते हैं कहीं बिजनेस ने इसमें बायसनेस तो नहीं की, कोई घपला तो नहीं करके रखा जिसकी वजह से वो अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, एक कॉस्ट ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं। हम ये जो पर्सन है अपॉइंट जिसको कर रहे हैं वो कौन होता है, कॉस्ट ऑडिटर। तो कॉस्ट ऑडिटर क्या करता है, वो कॉस्ट ऑडिट को परफॉर्म करता है, जिससे देखता है कि प्रॉपर कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन हुए हैं और प्रॉपर पॉलिसीज, प्रॉपर प्रिंसिपल्स, प्रॉपर रूल्स हमारे फॉलो हुए हैं, कोई भी वायोलेशन नहीं होनी चाहिए बीच में। ओके, दैट्स क्लियर। देन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से समझना है। अगर ये समझ आ गया देन आगे फर्दर कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपका बिजनेस है टी शर्ट्स बनाने का, राइट। अब टी शर्ट्स बनाने के लिए वी नीड क्लॉथ। अब क्लॉथ को स्टिच करना है, स्टिचिंग के लिए हमें कौन चाहिए होगा, टेलर चाहिए होगा। और टेलर वो जो स्टिच करेगा किसके हेल्प से करेगा, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। साथ ही साथ उसको बटन्स चाहिए होंगे अगर उसने उस पर लगाने होंगे। तो कई सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे लिए क्या है, एक प्रोडक्ट टी शर्ट, ठीक है। तो टी शर्ट बनाने के लिए कई सारी जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दीज आर टर्म्ड एज एलिमेंट्स, या वी कैन से एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। और हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी कॉस्ट होगी। लेट्स से क्लॉथ आपको पड़ा ₹100 का,
इतना लेस अमाउंट तो होगा नहीं अगर इतनी ह्यूज क्वांटिटी में हमें टी शर्ट्स बनानी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल मैं एक छोटा अमाउंट लेके चल रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ओके, तो टेलर की भी आप ले लिए ₹100 ही लगे, देन थ्रेड ₹50 एंड बटन्स ऑल्सो ₹50। तो अगर ओवरऑल देखा जाए हमें टोटल टी शर्ट कितने की पड़ रही है, ₹300। दिस इज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, और वी कैन से दिस इज द कॉस्ट ऑफ टी शर्ट, राइट। तो दीज आर दी एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी कॉस्ट है और एलिमेंट्स होंगे ही किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, थिंग्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अगर यही हम एग्जांपल देखें तो हमारी इस एग्जांपल में क्या क्या चीज़ें थी जो प्रोडक्ट बनाने में यूज़ हो रही थी, या वी कैन से जो टी शर्ट बनाने में यूज़ हो रही थी, दैट वर क्लॉथ, थ्रेड, टेलर, बटन्स एट्सेट्रा। और भी कई चीज़ हो सकती है, लाइक अगर आप डाई कर रहे हो टी शर्ट को तो उसकी अलग से कॉस्ट होगी, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत एग्जांपल से ही हम पहले समझेंगे। ओके, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा, मटेरियल। अगर हम एग्जांपल में यहीं पे देखें हम, तो हमारे लिए मटेरियल क्या था, क्लॉथ। अगर ये क्लॉथ होगा हमारे पास देन ही फर्दर हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो एक हो गया मटेरियल, देन उसके बाद है हमारा लेबर। अब लेबर क्या है, यहाँ पे हमारी मैन पावर जो यूज़ हो रही है दैट इज़ टेलर, देन अदर एक्सपेंसेस लाइक थ्रेड, बटन्स एट्सेट्रा। अब फर्दर ये मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस को हमने सब डिवाइड किया है इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब वन बाय वन देखते हैं ये इनडायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट, नाउ फॉर द टाइम बीइंग आप अभी फ़िलहाल के लिए यही समझिए कि डायरेक्ट क्या है, दैट इज़ ईजिली आइडेंटिफाइबल, जिसे हम आसानी से सामने पहचान सकते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट क्या हुआ, विच इज़ नॉट ईजिली आइडेंटिफाइबल, जिसको ईजिली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लाइक अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसमें हम क्या कह सकते हैं, थ्रेड इन क्लॉथ, उसमें वो स्टिच करने के लिए तो काम आ रहा है बट हम सामने उसको इतनी जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसमें मेजर प्रोपोर्शन किसका दिख रहा होता है, क्लॉथ का दिख रहा होता है। तो क्लॉथ उस टाइम पे क्या होता है हमारे लिए, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट होता है। और थ्रेड क्या होता है हमारे लिए, इन डायरेक्ट मटीरियल। तो व्हाट आई मीन टू से कि डायरेक्ट आप याद रखें जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, और इनडायरेक्ट है जो इजीली आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पे है डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे मैंने लिखा रॉ मटेरियल डायरेक्टली कंज्यूम्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसा रॉ मटेरियल या वी कैन से मटेरियल सिंपली जो हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है। लाइक इन अवर प्रीवियस एग्जांपल वी यूज्ड क्लॉथ इन टी शर्ट, तो क्लॉथ क्या होगा हमारे लिए, डायरेक्ट मटेरियल। देन इनडायरेक्ट मटेरियल वो कौन सा हुआ, दैट इज कंज्यूम्ड इनडायरेक्टली एंड कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, जो इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, दैट इज थ्रेड इन क्लॉथ। थ्रेड को हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बट समहाउ वो वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। ओके, देन कम टू लेबर, वो भी फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में है। अब डायरेक्ट लेबर क्या है, लेबर क्या है, लेबर हम बोल सकते हैं ये एक ऐसी कॉस्ट है जो किसके ऊपर इनकर हो रही है, ऑन दी ह्यूमन, जिसमें कुछ ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व हो और उसके इन रिटर्न हम कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर क्या है, वो एफर्ट्स दैट डायरेक्टली एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और इसकी एग्जांपल क्या होगी फिर, टेलर, क्योंकि टेलर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है जो टी शर्ट को स्टिच करता है। क्लियर। देन इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर क्या हुआ, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगी इन द प्रोडक्शन एंड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एट दैट टाइम हमने वहाँ पे कोई वॉचमैन भी अपॉइंट करके रखा होगा बाहर टू टेक केयर कि वो बाहर ध्यान रखे, ठीक है। तो वॉचमैन कौन है, वो डायरेक्टली आके तो नहीं हमारे हेल्प कर रहा है वो टी शर्ट बनाने में, बट समहाउ ही इज प्लेइंग द रोल इनडायरेक्टली इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। देन यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ली है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर क्या हुआ कि हमने बहुत सारे लेबर्स, बहुत सारे वर्कर्स हैं हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले, बट ओनर अब इतना फ्री नहीं है कि वो हर एक को वन बाय वन टाइम टू टाइम बार बार आके चेक करता रहे। तो वो क्या करता है, एक पर्सन को अपॉइंट कर लेता है, दैट इज सुपरवाइजर। वो आगे उनको लुक आफ्टर करता है कि वो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं। और इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है, लाइक स्टोर कीपर, जहाँ पे हमने अपने जो भी गुड्स प्रोड्यूस करके रखे हैं वहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं, तो स्टोर कीपर क्या करता है, उन गुड्स का भी ध्यान रखता है। तो वो भी क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट लेबर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। देन अदर एक्सपेंसेस, अब जो भी एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर, अदर एक्सपेंसेस क्या हुए, ऑल एक्सपेंसेस
अदर देन मटेरियल एंड लेबर। सारे एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर को छोड़ के कौन से होंगे? वो अदर एक्सपेंसेस। वो भी फर्दर दो कैटेगरीज में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से होंगे? जो डायरेक्टली रिलेटेड है, एज आई सेड अर्लियर कि आप यही याद रखें, जो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं दैट आर डायरेक्ट, और जो इजीली नहीं हो पाते दैट आर इनडायरेक्ट। राइट। तो अब अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट क्या आ सकते हैं? लाइक योर रॉयल्टी। ये मैंने एग्जांपल दी है। लेट अस सपोज आपका बुक्स पब्लिश करने का बिजनेस है, बट ये जो बुक्स आप जिसकी पब्लिश कर रहे हैं इसका कॉपीराइट किसी और के पास है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वही बुक्स आपने भी पब्लिश करनी है, तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेमेंट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी स्पेसिफिकली हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर दी बुक्स। मीन्स ये डायरेक्टली बुक्स के साथ रिलेटेड है, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एक्सपेंस को, तो दैट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट क्या हुआ? जो इजीली हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एलोकेट नहीं कर सकते, लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल ये बुक ए बनाई, बुक बी बनाई, बुक सी बनाई। अब हमें क्या पता कि ए बुक पे जब हम काम कर रहे थे तो हमारी इतने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, या फिर बी पे इतना हुआ तो सी पे इतना हुआ, तो दैट आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। Now we have overheads. Overheads क्या हुए? Aggregate of all the expenses that are not directly incurred in the production of goods. Overheads हुए वो सारे expenses जो directly incur नहीं होते हैं, मतलब directly involved नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको बताया directly जो involved नहीं होते वो कौन से हुए? Indirect expenses. Therefore we can say overheads are the aggregate of indirect expenses. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी देखा हमने कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर, और बाकी इनडायरेक्ट, सॉरी इट्स नॉट ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, बाकी जो बच गए रिमेनिंग अदर देन मटेरियल एंड लेबर। अब ये भी जो ओवरहेड्स हैं दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनको भी हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने सारे सब डिवीजन बन गए हैं, नो, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। एक बार दोबारा सुनिए। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। उसमें हमने पढ़ा दैट वी हैव 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट वन मटेरियल, सेकंड वन लेबर एंड देन अदर एक्सपेंसेस। फिर हमने कह दिया कि इन तीनों एलिमेंट्स को हमने सब डिवाइड करा है इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाई कर दिया, फिर आगे टर्म ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या है? सिंपली जितने भी इनडायरेक्ट हमने पढ़े, वेदर इट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सबको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ओवरहेड्स। अब वही हम पढ़ रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, या वी कैन से इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर या अदर एक्सपेंसेस, वो फर्दर होते हैं 3 टाइप्स के। कौन से? फर्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसे भी वन बाय वन देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कौन से हुए? एज द नेम सजेस्ट्स कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे, और आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? इन दी फैक्ट्री। तो देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हम क्या कहते हैं? साथ ही साथ ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग बोल दो या आप प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, साथ ही साथ वर्क ओवरहेड्स भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, आपको आ सकता है एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, लाइक वर्क ओवरहेड्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, फिर वो ऑप्शंस दे देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और नन ऑफ दीज। तो उसका आंसर क्या होगा उस टाइम पे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं क्योंकि ये टर्म्स जो होती हैं इंटरचेंजेबली यूज होती रहती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में मैंने बताया कि फैक्ट्री के रिलेटेड है, तो इसका मीनिंग भी सिंपल होगा, दोज ओवरहेड्स विच आर इनकर्ड इन दी फैक्ट्री प्रीमिसेस, जो फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो रहा है दैट आर टर्म्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, जो मशीन हम फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हुआ कि टू एडमिनिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है? हमारा ऑफिस के रिलेटेड सब कुछ, उसके ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर आल्सो टर्म्ड एज ऑफिस ओवरहेड्स। याद रखें ये सब टर्म्स जो और भी नाम से जानी जाती हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे एमसीक्यू तो पक्का आएगा। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हुआ विच आर इनकर्ड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस, जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे थे दैट वर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फैक्ट्री से सामान निकल गया, एक बार हमारे ऑफिस में आ गया, बिजनेस में फॉर फर्दर सेल,
वो क्या होंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। उसके एग्जांपल क्या होगी, सैलरी होगी किसकी, जो एम्प्लॉयज़ को देते होंगे, रेंट होगा बिल्डिंग का जहाँ पे हमने अपना ऑफिस खोल रखा होगा। देन वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो खर्चे जो हम किस लिए कर रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, लाइक योर एडवर्टीजमेंट। हम एडवर्टाइज करते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, किसी को हम बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना। देन अगर किसी को काफ़ी टाइम बाद हमने सेल करनी है तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं, तो वेयर हाउसिंग। ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मीनिंग क्या है, इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड ओवरहेड्स होते हैं, दैट आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसमें और भी आ जाती हैं एग्जांपल्स, लाइक योर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। ये सब है हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक बार क्या करते हैं, जितना भी अभी तक पढ़ा उसको सम अप कर लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड अवर टुडेज लेक्चर। बाकी हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा, क्यों करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग, इन ऑर्डर टू असर्टेन दी कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का। क्लियर। देन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हमने क्या फर्दर पढ़ा कि इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो पहला यही होगा, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये मैंने कहा ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर ऑब्जेक्टिव। देन हमने पढ़ा इससे हम क्या कर सकते हैं, असर्टेन टू असर्टेन दी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पता लग सकता है, हमें प्रॉफिट पता लग सकता है, इससे हम डिसीजंस ले सकते हैं। देन फर्दर इसी से हम बजट्स भी बना सकते हैं। देन वी कैन डू कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। तो ये मेन पर्पसेस होते हैं जिसकी वजह से हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। देन मैंने आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस भी बताया था कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, जब हमने टू गेट बैक टू दी बजट, जब हमने दोबारा अपनी कॉस्ट को किस पे लाना होता है, बजट पे लाना होता है, जितना हमने डिसाइड किया होता है। देन मैंने कॉस्ट रिडक्शन बताया, जो मैंने बताया कि हम कब करते हैं, आफ्टर कॉस्ट कंट्रोल। जब एक बार हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि और कई सारे मेजर्स लिए जाएं जिसके थ्रू हम कॉस्ट को और रिड्यूस कर पाएँ। बट इसमें क्या चाहिए होता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। इसमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। ओके। देन आफ्टर दैट हमने पढ़े एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको कहा, ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, वो चीज़ें, थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दैट आर टर्म्ड एज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और एलिमेंट्स मैंने आपको फर्दर क्या बताए, तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन मटेरियल, लेबर, देन अदर एक्सपेंसेस। ओके, अदर एक्सपेंसेस हो गए अदर देन मटेरियल एंड लेबर। उसके बाद मैंने बताया ये जो मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस हैं, ये फर्दर सब डिवाइड होते हैं इनटू डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात की जाए, डायरेक्ट मटेरियल मैंने आपको बताई एग्जांपल लाइक क्लॉथ इन टी शर्ट, जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है, हमें पता है टी शर्ट में क्लॉथ तो पक्का यूज़ हुआ होगा। देन इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा आपका, थ्रेड, जो क्लॉथ में हमारी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, जो डायरेक्टली हेल्प कर रही है। हमने एग्जांपल में क्या लिया था, टेलर, जो टी शर्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और इनडायरेक्ट लेबर की हमने एग्जाम्पल क्या ली थी, स्टोर कीपर, या स्टोर कीपर ले लो या फिर सुपरवाइज़र ले लो, जो वर्कर्स को लुक आफ्टर करता है। राइट। देन अदर एक्सपेंसेस भी फर्दर क्लासीफाई हुए डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट के एग्जांपल मैंने आपको कह दी लाइक रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी हम किस पे पे करते हैं, फॉर पब्लिशिंग द गुड्स, और वो बुक्स को हम डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं, हमें पता होगा इस पर्टिकुलर बुक्स के सेट के लिए हमने रॉयल्टी पे करी थी। बट इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, लाइक योर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस कौन से, जो हमारे फैक्ट्री में यूज़ हो रहा होगा टेलीफोन, उसके चार्जेस। ओके, तो इनडायरेक्ट हो जाएंगे, जो हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, देन इनडायरेक्ट बाकी जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ओवर हेड्स।
सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इकट्ठे क्लब कर दें तो दे आर टर्म्ड एज ओवर हेड्स। नाउ अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनको भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, या हम बोल सकते हैं ये जो ओवरहेड्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मैंने बताया इसको और हम क्या बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड्स भी बोलते हैं। देन वी ऑल्सो कॉल देम एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, और साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसके एग्जांपल क्या थी, पहले तो मीनिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कौन से हुए, विच आर इनकर्ड इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इनकर होते हैं। और इसके एग्जांपल क्या आ जाएगी, लाइक योर फैक्ट्री रेंट, अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे ली होगी, अगर फैक्ट्री को आपने इंश्योर करवा के रखा होगा तो फैक्ट्री की इंश्योरेंस होगी, उसका जो प्रीमियम पे कर रहे होंगे उसका एक्सपेंस हो जाएगा। देन जो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होगी, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑल दीज एक्सपेंसेस जो हम फैक्ट्री में इनकर करते हैं दैट आर टर्म्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में मैंने आपको बताया कि इन्हें हम और क्या कहते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स, और ये ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होते हैं। और इसके एग्जांपल क्या होगी, लाइक सैलरी टू एम्प्लॉयज़, देन हम बोल सकते हैं बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस एक्सेट्रा, ये सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाते हैं जो बिजनेस को चलाने में काम आते हैं। उसके बाद वी स्टडीड अबाउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एज द नेम सजेस्ट जो सेल के रिलेटेड है और जो गुड्स सप्लाई करने के काम आते हैं, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम गुड्स किसको, टू दी कंज्यूमर्स, ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, सेल्समैन की सैलरी, देन ब्रोकर की कमीशन, अगर हमने बीच में कोई ब्रोकर रखा है जो आगे फर्दर हमारी सेल्स को प्रमोट करवाता है उसकी कमीशन हो गई। देन एडवर्टाइजिंग जो हमने सेल्स को प्रमोट करने के लिए रखी, ये सब हमारे आ जाते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। क्लियर, तो लेट्स फाइंड अप, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, और नो बाकी का रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमारा मेजर रह क्या गया है, एक तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट है मेन जो रहता है, देन प्रोसेस, और उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे वो भी हम कवर अप कर लेंगे साथ में। और आई होप मैं आपको मेरे आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया, एंड स्टिल कोई क्वेरी रह गई है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ एनीबडी इज़ न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।